वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में नया इनकम टैक्स बिल पेश कर चुकी हैं। छोटे बड़े सभी करदाताओं की निगाह इसी पर टिकी रही कि इस बिल में आखिर क्या नया होने वाला है। बिल से जुड़े जानकार कहते हैं, इनकम टैक्स के नए कानून को और सरल बनाने के साथ इसमें क्रिप्टो करेंसी को भी शामिल किया गया है। साथ ही आईटीआर भरने वालों का कुछ नई चीजों से भी सामना होने वाला है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में आयकर यानी आईटी विधेयक 2025 पेश कर चुकी हैं और इसमें शामिल स्पष्टता और सरलता पर खास तौर से जोर दिया। इस कानून का मकसद मौजूदा अधिनियम के अप्रासंगिक प्रावधानों को निरस्त करना और नए फीचर्स को इसमें जोड़ना है। नया विधेयक न सिर्फ छोटा किया गया है बल्कि इसमें सरल भाषा का उपयोग किया गया है। तो इससे आम आदमी को क्या फायदा होगा? सबसे ज्यादा जरूरी जो इनकम टैक्स भरते हैं उनको क्या फायदा होगा? जाहिर है कि निवेशकों और करदाताओं को नए बिल के साथ कुछ नई शब्दावलियों का भी सामना करना पड़ेगा। तो पर्सनल टैक्स पेयर्स के लिए क्या बदला है? नए इनकम टैक्स बिल में पर्सनल टैक्स पेयर्स के लिए भी कई बदलाव हुए हैं। मसलन अब आप आईटीआर भरते समय असेसमेंट यानी आकलन वर्ष की जगह टैक्स ईयर जैसे शब्दों का सामना करेंगे। क्रिप्टो करेंसी पर कैसे टैक्स लगाया जाएगा, इसका भी स्पष्ट प्रावधान नए कानून में है। सहकारी समितियों को मिलने वाले टैक्स छूट को सीधे और सरल भाषा में लिखा गया है। स्टार्टअप के लिए इंसेंटिव एनआरआई पर टैक्स कैसे लगाया जाए, कैपिटल गेन पर टैक्स जैसी चीजों को भी सरल और सीधे तरीके से लिखा गया है। नौकरी पेशा के लिए इसमें क्या बदलाव हुए हैं? नए इनकम टैक्स बिल में नौकरी पेशा के लिए भी खास बदलाव हुए हैं। अभी तक नौकरी पेशा को मिलने वाले डिडक्शन को अलग अलग रखा जाता था, लेकिन नए कानून में सभी डिडक्शंस को एक साथ लाया जाएगा, जैसे स्टैंडर्ड डिडक्शन, निवेश पर छूट, एचआरए, लीव इनकैशमेंट, एलटीए जैसी सभी छूटों को एक साथ लाकर इसे आसान किया जाएगा। तो कंपनियों के लिए भी एक प्रावधान जो है ये नया है। नए इनकम टैक्स विधेयक में कर छूट या अनुपालन के मामले में कोई नई घोषणा नहीं की गई है। बावजूद इसके ये कर चोरी रोकने के उपायों और ट्रांसफर प्राइसिंग नियमों पर स्पष्टता प्रदान करता है। ट्रांसफर प्राइसिंग का मतलब होता है कंपनी और उसकी सहायक कंपनियों या उसके ब्रांचेस के बीच व्यापार। इससे कंपनियों की ओर से की जाने वाली टैक्स चोरी पर लगाम लगाया जा सकेगा। नए इनकम टैक्स बिल में टैक्स ईयर के कॉन्सेप्ट को पेश किए जाने की उम्मीद थी। ये कॉन्सेप्ट इसलिए लाया जा सकता है ताकि टैक्स पेयर्स को असेसमेंट ईयर और पिछले साल के कारण होने वाली परेशानियों से बचाया जा सके। कई टैक्स पेयर टैक्स जमा करते समय और रिटर्न फाइल करते समय असेसमेंट ईयर और फाइनेंशियल ईयर को लेकर उलझ जाते हैं। टैक्स ईयर के कॉन्सेप्ट से टैक्स पेयर्स को यह समझने में आसानी होगी कि किस साल के लिए आईटीआर फाइल किया जा रहा है और टैक्स जमा किया जा रहा है। फाइनेंशियल ईयर में बदलाव नहीं है। दरअसल टैक्स पेयर्स को यह ध्यान रखना चाहिए कि फाइनेंशियल ईयर के कॉन्सेप्ट में किसी तरीके का बदलाव नहीं हुआ है। फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च को खत्म होगा। नए इनकम टैक्स बिल में कैलेंडर ईयर को टैक्स ईयर के रूप में नहीं अपनाया जाएगा। आपको बता दें, किसी कैलेंडर ईयर 1 जनवरी से शुरू होकर 31 दिसंबर तक चलता है और यही रहता है। नए इनकम टैक्स बिल में सेक्शन में बदलाव होने की संभावना भी जताई गई। उदाहरण के लिए मौजूदा इनकम टैक्स एक्ट में इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग सेक्शन 139 के तहत कवर किया गया है। इसके अलावा न्यू टैक्स रिजीम को सेक्शन 115 बीएसी के तहत कवर किया गया है। अब नए इनकम टैक्स बिल में सेक्शन बदले जाने की संभावना है। ऐसा इसलिए होने की उम्मीद है क्योंकि डायरेक्ट टैक्स लॉ की भाषा को सरल बनाया जाए। इसके चलते इनकम टैक्स एक्ट 2025 के सेक्शन में बदलाव हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक नए इनकम टैक्स बिल में रेजिडेंसी लॉ में किसी तरीके का बदलाव नहीं किया गया है। नए एक्ट में इनके पहले जैसा ही रहने की संभावना है। मौजूदा इनकम टैक्स एक्ट रेजिडेंसी लॉ को 3 कैटेगरी में डिवाइड करता है। इसमें आम निवासी, गैर आम निवासी और अनिवासी व्यक्ति हैं। टैक्स जानकार कहते हैं कि रेजिडेंसी एक्ट में बदलाव की जरूरत है। मौजूदा रेजिडेंसी एक्ट के लिए टैक्स पेयर्स को यह तय करने के लिए 10 साल पीछे देखना होता है कि मौजूदा फाइनेंशियल ईयर में उसकी रेजिडेंशियल सिचुएशन क्या है। मौजूदा इनकम टैक्स के नियमों को आसान बनाने के लिए नए इनकम टैक्स बिल में कुछ बदलाव किए गए हैं। जानकार कहते हैं 23 अध्याय में बटा नया इनकम टैक्स बिल 536 धाराएं, 16 अनुसूचियों और 600 से ज्यादा पन्नों के साथ है। मौजूदा इनकम टैक्स एक्ट में 298 धाराएं, 14 अनुसूचियां हैं। जानकार कहते हैं धाराओं में ये वृद्धि टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ज्यादा स्ट्रक्चरल दृष्टिकोण दिखाती है।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नियमों को आसान बनाने के लिए और इसी मकसद से कुल इनकम का हिस्सा नहीं बनने वाली आमदनी को अनुसूचियों में ट्रांसफर किया गया है। वेतन से कटौतियां जैसे स्टैंडर्ड डिडक्शन, ग्रेच्युटी, लीव इनकैशमेंट, ये सब अलग अलग सेक्शन और नियमों में होने की बजाय एक ही जगह पर लिस्टेड किए गए हैं। नए इनकम टैक्स एक्ट में व्यवसायों के लिए डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन को सूत्र देकर आसान किया गया है। तो क्या परेशानी हो सकती है, इस पर भी बातचीत चल रही है। दरअसल टीडीएस से जुड़े सभी सेक्शन को समझने में आसानी के लिए तालिकाओं के साथ एक ही खंड के तहत लाया गया है। इसका मतलब ये होगा कि इस बिल के लागू होने के बाद रिपोर्टिंग मकसद के लिए फॉर्म और यूटिलिटीज में बहुत बदलाव की जरूरत होगी। यानी अभी ये देखने में भले ही आसान लगता है, लेकिन लागू होने के बाद इससे जुड़ी फॉर्म और प्रोसेसिंग में आगे चलकर दिक्कत हो सकती है। एक और खास बात है, कैपिटल गेन टैक्सेशन में किसी तरीके का बदलाव नहीं है। बजट 2025 में की गई घोषणाओं के मुताबिक टैक्स पेयर्स के लिए टैक्स में निश्चितता को बढ़ावा देने के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की टाइम लिमिट, इनकम टैक्स स्लैब और कैपिटल गेन टैक्सेशन में किसी तरीके का बदलाव नहीं हुआ है। सूत्र कहते हैं नया इनकम टैक्स बिल 1 अप्रैल 2026 से यानी वित्तीय वर्ष 26-27 से लागू होने की उम्मीद है। इसका सीधा मतलब हुआ मार्च 2025 और मार्च 2026 को खत्म होने वाले फाइनेंशियल ईयर के लिए टैक्सेबल इनकम की कैलकुलेशन और उसकी रिपोर्टिंग अभी भी मौजूदा इनकम टैक्स एक्ट के तहत करनी होगी। तो इसका असर क्रिप्टो करेंसी पर क्या होगा? नए इनकम टैक्स बिल में वर्चुअल डिजिटल एसेट्स जैसे क्रिप्टो करेंसी पर नियमों को सख्त किए जाने की उम्मीद है। अब क्रिप्टो एसेट्स को अनडिस्क्लोज्ड इनकम के तहत गिना जाएगा। ये ठीक उसी तरह होगा जैसे अभी नकदी और बुलियन और ज्वेलरी को शामिल किया जाता है। इस कदम से डिजिटल पेमेंट को पारदर्शी बनाने और टैक्स चोरी रोकने के लिए उठाया जाएगा। तो नया टैक्स ईयर और कर योग्य आय, इसे समझना है तो इस बिल में टैक्स ईयर की परिभाषा साफ कही गई है, जिससे जो टैक्स पेयर्स हैं उनको ये समझने में आसानी होगी कि किस अवधि की आय पर कर लगेगा। तो नए टैक्स ईयर के कुछ मुख्य बिंदु हैं। कर योग्य आय की परिभाषा को इसमें विस्तारित किया गया है। भारत में रहने वाले और विदेश से आय अर्जित करने वाले नागरिकों के लिए नए टैक्स नियम लागू होंगे। किसी संपत्ति के ट्रांसफर यानी हस्तांतरण से होने वाली आय पर कराधान की नई शर्तें लागू की गई हैं। सरकार ने कुछ बाकी स्रोतों को पूरी तरीके से कर मुक्त रखने का प्रस्ताव रखा है। राजनीतिक दलों और इलेक्टोरल ट्रस्ट की आय को टैक्स में छूट दी गई है। कृषि आय को कुछ शर्तों के तहत कर मुक्त रखा गया है। विशेष व्यवसायों, स्टार्टअप्स और एसएमई सेक्टर को टैक्स में रियायतें दी गई हैं। धार्मिक ट्रस्ट, सामाजिक कल्याण संस्थाएं और दान में दी गई राशि पर कर छूट मिलेगी। इस बिल में दरअसल आय की गणना और कर की दरों में बदलाव किया गया है, जिससे करदाताओं के लिए नियम ज्यादा स्पष्ट होंगे। वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए नया टैक्स ढांचा पेश किया गया है। गृह स्वामी के लिए किराए से प्राप्त आय पर छूट और कटौती के नए नियम बनाए गए हैं। पूंजीगत लाभ पर कराधान के नए नियम लागू किए गए हैं, जिससे शेयर बाजार और संपत्ति निवेशकों पर प्रभाव पड़ेगा। व्यवसाय और पेशेवर करदाताओं के लिए नई कटौती और टैक्स छूट भी दी गई है। व्यवसायियों और प्रोफेशनल्स के लिए कराधान के नए प्रावधान जोड़े गए हैं। स्टार्टअप्स और लघु उद्योगों के लिए कर में छूट और आसान कराधान प्रक्रिया अपनाई जा रही है। ऑनलाइन और डिजिटल कारोबार में होने वाली आय पर नए टैक्स नियम लगाने वाले हैं। बीमा, बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर के लिए विशेषकर लाभ देखा जा रहा है। व्यापारिक खर्चों और कटौती के लिए नए नियम जोड़े गए हैं। तो सरकार ने टैक्स प्रणाली को डिजिटल और पारदर्शी बनाने के लिए ई-केवाईसी और ऑनलाइन टैक्स भुगतान को अनिवार्य कर दिया है। जो मुख्य बदलाव है वो है ई फाइलिंग, ये जरूरी होगी, जिससे टैक्स भुगतान में पारदर्शिता बढ़ेगी। ऑनलाइन टैक्स कैलकुलेशन सिस्टम विकसित किया जाएगा, जिससे करदाता अपने टैक्स की गणना खुद कर पाएंगे। जीएसटी और इनकम टैक्स को एकीकृत करने पर विचार किया जा रहा है। सबसे खास बात यह है कि टैक्स चोरी पर कड़े प्रावधान और जुर्माने की बात कही गई है। गलत जानकारी देकर टैक्स बचाने वालों के लिए कड़े दंडात्मक प्रावधान जोड़े गए हैं। गलत या अधूरी जानकारी देने पर भारी जुर्माना लगेगा। जानबूझकर टैक्स चोरी करने वालों पर मुकदमा चलाया जा सकता है। बकाया टैक्स का भुगतान न करने पर ज्यादा ब्याज और पेनल्टी भी लगेगी। आय छिपाने पर अकाउंट सीज हो सकता है। संपत्ति जब्त करने के अधिकार भी हैं। और सबसे बड़ी बात पेंशन और निवेश पर। दरअसल एनपीएस और ईपीएफ पर टैक्स छूट को बढ़ाया गया है। बीमा योजनाओं पर अधिक लाभ की बात कही गई है। रिटायरमेंट फंड और म्यूचुअल फंड में निवेश पर कर लाभ लगाया गया है। और इसके साथ ही कर अधिकारियों के लिए नई ट्रेनिंग और मॉनिटरिंग सिस्टम को भी डेवलप करने की बात कही जा रही है। टैक्स निरीक्षण और छानबीन के भी नियम बदले जा रहे हैं। करदाताओं के अधिकारों की रक्षा के लिए टैक्स पेयर चार्टर भी हैं। और इनकम टैक्स बिल 2025 का मुख्य मकसद प्रणाली को यानी टैक्स प्रणाली को सरल, पारदर्शी और करदाता अनुकूल बनाना है। इस बिल में डिजिटलीकरण,
टैक्स भुगतान में सुधार, टैक्स स्लैब में बदलाव और टैक्स चोरी पर कड़े नियमों का प्रस्ताव किया गया है। न्यू टैक्स बिल के तहत अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉय हैं, तो आपको पुराने टैक्स रिजीम के तहत 50,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता रहेगा। लेकिन अगर आप न्यू टैक्स रिजीम को चुनते हैं तो फिर से ये डिडक्शन आपके लिए 75,000 रुपए तक मिलेगा। इसके साथ ही न्यू टैक्स रिजीम के तहत टैक्स स्लैब में कोई चेंज नहीं होगा। बजट में घोषित की गई दरें यथावत रहेंगी। 4 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं है। नए इनकम टैक्स बिल के तहत पेंशन, एनपीएस कंट्रीब्यूशन और इंश्योरेंस पर टैक्स डिडक्शन जारी रहेगा। रिटायरमेंट फंड, ग्रेच्युइटी और पीएफ कंट्रीब्यूशन को भी टैक्स छूट के दायरे में रखा गया है। ईएलएसएस म्यूचुअल फंड में निवेश पर भी टैक्स राहत दी जाएगी। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।